आई एम जहीरुद्दीन बाबर, योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास 12 की केमिस्ट्री है, लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक का नाम है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मेन हेडिंग में एक हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टीज का जिक्र हुआ है और दूसरे नंबर पे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र हुआ है। क्योंकि हमने एस एंड पी ब्लॉक शुरू किया हुआ है तो पीरियड 3 में हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट भी आ सकते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट भी आ सकते हैं। और यहाँ पे एटॉमिक प्रॉपर्टी भी जो है ना यहाँ पे हम फोकस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी भी जो है ना हम फोकस करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टी जो एटम के लेवल पे होते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास जाहिरी तौर पे हम उसको देख सकते हो, उसकी मेजरमेंट कर सकते हो। तो हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनिक या एटॉमिक रेडियाई, इसमें वंडर वॉल रेडियाई भी आ सकती है और मेटालिक रेडियाई भी आ सकती है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह, इस किस्म की प्रॉपर्टीज को हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, हमारे पास कलर है, इस तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये सारे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ सकती है। तो हम जो है ना पीरियड 3 के इस किस्म की प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। सो द अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एटम होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है दरमियान में और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्यूशन करते हैं, हरकत करते हैं, तो ये असल में शेल्स में होते हैं, फिर सब शेल्स में होते हैं मजीद। इसको मतलब अगर फाइन लेवल पे हम स्टडी करना चाहे तो सब शेल होते हैं। और फिर अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जिसमें ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के, तो वो ऑर्बिटल होते हैं। और इन्हीं ऑर्बिटल में, सब शेल्स में और शेल्स में इलेक्ट्रॉन को तरतीब के साथ रखना, ये एटम में किस किस्म की तरतीब के साथ मौजूद होते हैं, इस तरतीब को असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब एटम में हमारे पास शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। शेल हमारे पास आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ा है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास शेल, सबसे पहला जो शेल है वो के है, एल है, एम है, एन है। अब इस के, एल, एम, एन को जो है ना हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और के के लिए इन की वैल्यू 1, एल के लिए इन की वैल्यू 2, इसी तरह 3, 4 एंड सो ऑन। हमारे पास जो है ना ये आगे जितने भी शेल है उनके लिए अपनी अपनी एन की वैल्यू है। के में जो है ना इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को, जितने इलेक्ट्रॉन अपने आप में जो है ना ये समा सकता है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं 2n² के फॉर्मूले से। ये हर एक शेल के लिए है। फिर के के लिए हम 1 लगाते हैं तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फिर एल के लिए इन की वैल्यू 2 है, अगर हम इन की बजाय 2 लगा ले तो एल के लिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ जाते हैं। इसी तरह कैलकुलेशन से फिर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एम में हमारे पास 18 आ जाते हैं और इसी तरह इन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो हमारे पास है 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम इसके बाद इनके बाद ओ है तो ओ में 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ में ज्यादा जब हम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करना चाहे तो उनकी तादाद 50 हो सकती है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह अगर पी की तरफ हम देख ले तो उसमें 72 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और क्यू की तरफ अगर जब हम उसकी कैलकुलेशन करना चाहे तो उसमें 98 तक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आ सकते हैं। लेकिन क्यू के बाद या हम हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट अब तक अवेलेबल है वो हमारे पास जो है ना ये 7 शेल तक उसमें आ सकते हैं। तो इस वजह से ही अगर ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो गए जिसमें इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा हो गए ना, तो हम इसी फॉर्मूले के तहत क्यू के बाद जो है ना एक नया शेल इसमें ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिनेशन फिर उधर करेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अच्छा, शेल की तो हमारे पास ये कैलकुलेशन हो गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ सकते हैं। फिर हमारे पास है सब शेल। मैं असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का थोड़ा वो टच दे रहा हूँ, फिर हम जो है ना आते हैं अपने ग्रुप पीरियड 3 की तरफ। तो इस सब शेल है हमारे पास, इस सब शेल में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं क्योंकि इसमें ऑर्बिटल नंबर 1 है, एक ऑर्बिटल है और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस सब शेल भी है और ये ऑर्बिटल भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है। पी में जो है ना 3 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए इसमें। इसी तरह डी में 5 ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 10। एफ में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वो 7 है और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ में 14 आ सकते हैं। अब ये जो है ना हमारे पास एक
सरफेस लेवल पे जो है ना अगर हम समझ लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह किया जाता है शेल्स में और सब शेल में, तो हम इसको जो है ना मद्देनजर रख के पीरियड नंबर 3 के इस ब्लॉक एलिमेंट जो बनते हैं हमारे पास सिर्फ पीरियड नंबर 3 में, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट बन रहे हैं उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम करेंगे। तो हमारे पास जो पीरियड नंबर 3 है उसको अगर हम देख लेना तो इसमें शामिल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट बन रहे हैं, और इन 8 एलिमेंट का स्टार्ट हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम से होता है, जो कि हमारे पास इस ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन इस में खत्म होता है। और इसी तरह फिर यहाँ से पी सब शेल जो है ना इसकी एंट्री होती है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और फिर ये आगे जाके P6 तक जो है ना हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है आर्गन जिसको हम कहते हैं, और हमारे पास ये P सब शेल फिल हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे P ब्लॉक है और ये S ब्लॉक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, इसी तरह हमने 9th में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो सब शेल में करते हैं, और इसी तरह अगर सब शेल में करेंगे तो हम इसके कैपेसिटी को देख के और इसी तरह नंबर ऑफ शेल में जितने भी सब शेल है उसकी एनर्जी को देख के उसकी फिलिंग करते हैं। जिस तरह हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल है, देख ली इधर, अफबाउ प्रिंसिपल है हमारे पास, वो कहता है कि जो लोअर एनर्जेटिक सब शेल होगा वो सबसे पहले फिल होगा। और लोअर एनर्जेटिक सब शेल हमारे पास किस तरह पता चलेगा, जिसकी हमारे पास N+L वैल्यू कम होगी। तो अब यहाँ पे N+L वैल्यू हर एक के लिए फाइंड करना काफी टाइम लेगा, क्योंकि हमारा जो है ना ये टॉपिक असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हम एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया हुआ है जिसके जरिए से हम जो है ना ये फाइंड कर सकते हैं कि N+L वैल्यू किसकी छोटी है। जिसकी N+L वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ये है कि वो लोअर एनर्जेटिक होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो वो लोअर एनर्जेटिक या कम N+L वैल्यू वाला सब शेल पहले फिल होगा। तो इस N+L वैल्यू या अफबाउ प्रिंसिपल की बुनियाद पे यहाँ पे एक ट्रिक है जिसको हम एरो रूल भी कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीकों से लोग बनाते हैं। यहाँ पे एक तरीका है, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपने लिखना है 1s, के में सिर्फ 1s होता है। फिर हमारे पास L में S और P होते हैं और वो L के होते हैं, तो इस वजह से 2s और 2p। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास P आ गया। नेक्स्ट हमारे पास M जो है, हर एक नेक्स्ट शेल का जो S होगा वो प्रीवियस शेल के सब शेल P के नीचे हम जो है ना उसको लगाएंगे। मतलब ये यहाँ पे P है ना, तो नेक्स्ट वाले का S P के नीचे होगा। यहाँ पे इस तरह ये S है ना, तो ये S प्रीवियस की P से नीचे शुरू होगा, ये S प्रीवियस की नीचे जो है ना ये शुरू हो चुका है। इस तरह अगर आप हर किसी को देखते जाइए ना तो हर एक S जो है ना ये प्रीवियस P के नीचे शुरू हो चुका है। सिर्फ ये जो है ना आपने पहले दो में नहीं करना, बाकी में जितने भी जो है ना यहाँ पे P आ जाते हैं तो फिर उसमें जो है ना आपने ये ख्याल रखना है कि हर एक S को जो है ना P के नीचे से शुरू करना है। तो 1s आ गया हमारे पास, फिर 2s आ गया, फिर जो है हमारे पास 2p और फिर 3s, 3p, 3d, 4s, 4p। इस तरह अगर हम हर एक को लगाते जाए ना तो हमारे पास सारे शेल 7 शेल तक जो है ना हम आ सकते हैं। इस तरह हम हमारे पास और भी सब शेल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने एलिमेंट्स नहीं है अभी तक। हमारा जो है ना यहाँ पे जितना हमारा काम है उस पे हो सकता है। तो जितने भी हमने जो है ना यहाँ पे सब शेल लगाए हैं, इसके साथ नंबर भी लगाया है, तो हम जो है ना अब इसको एक तरतीब के साथ रखेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि मतलब 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ये गलत होगा। अब हमने अगर अफबाउ प्रिंसिपल को देखना है या N+L वैल्यू को देखना है तो इसकी हमने इस तरह तरतीब रखनी है कि हमने जो है यहाँ पे इस तरह सीधा आना है, सीधा इस तरह सीधे एरो की तरफ। तो हमने यहां से 1s, 2s, फिर ऊपर जाके 2p, 3s, फिर ऊपर जाके 3p, 4s, फिर हमारे पास यहां से स्टार्ट लेके 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 6f, 7d, इन लास्ट में 7f। तो इन सारों को जब हम एक लाइन में लीनियर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम जो है ना इस तरह लिख सकते हैं कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन अप टू 7f। तो ये हमारे पास एक N+L वैल्यू की बेस पे या अफबाउ प्रिंसिपल की बेस पे हम कह सकते हैं कि हर वो सब शेल जो हमारे पास पहले आया हुआ हो वो पिछले वाले से लोअर एनर्जेटिक भी होगा और उसकी N+L वैल्यू उस
आगे वाले से कम भी होंगी। तो हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इसी बुनियाद पे फिल करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो दिए गए हैं पीरियड नंबर 3 में, तो 1:2, 2:2, 2p6, 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर तरतीब से हम इसको फिल करेंगे ना तो इस तरह करेंगे, देख ले, 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3s। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन चूंकि 11 है तो हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 2 और 2 4 और 6, 5 और 1, तो हमारे पास 2 2 4 और 6 कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 हो गए, और 1, ये हमारे पास 11 हो गए टोटल। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम की तरफ अगर हम देख ले तो 12 हो गए, तो 2 और 2 हमारे पास 4 हो गए, फिर हमारे पास 6, 4 और 6 10 और 2 12, तो हमारे पास 12 जो है यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। अब चूंकि हमारे पास इस सबशेल में मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो एक नए सबशेल का इजाफा इसमें होगा, और वो है हमारे पास पी सबशेल। और इसी पी सबशेल की वजह से यहाँ पे हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना यहाँ पे आ जाता है। अब जब हम देख लेना हर एक को, तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस वजह से हमारे पास पी में एक और इजाफा भी होगा, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p2। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते जाए ना तो पी की कुल कैपेसिटी हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन की। तो हमारे पास आर्गन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो कि पी का एटमोस्ट लेवल है, उसके बाद पी में आ भी नहीं सकते मजीद, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आखिर तक आ सकते हैं। 2 और 2 4, फिर 6 10 हो गए, फिर 2 12, 12 और 6 18, तो p6 तक यहाँ पे हमारे पास आर्गन की 18 इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। अगर हम इस तरफ नजर दौड़ाए ना तो हमारे पास जो यहाँ पे इस पीरियड का, असल में ये सारा जो मैंने दिया है ये पीरियड 3 है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं पीरियड नंबर 3 की। तो सारे पीरियड 3 का जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा उसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास बराबर होगा नियॉन कोर इन इस 1 या इन इस 2, और इसी तरह हमारे पास इन पी 1 से लेके 6 तक हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो नियॉन है, नियॉन का अपना जो है ना ये एक एटॉमिक नंबर है वो है 10, और इसके अपने जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, और फिर है हमारे पास 2p6, तो 2 और 2 4 और 6 10, तो यहां तक हमारे पास जो है ना ये नियॉन का स्टेबल कोर बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे। अगर हम यहां पे देख लेना तो 1s2, 2s2, 2p6 ये हर एक में है 2p6 तक, तो अगर 2p6 हर एक में है ना तो आप यहां तक शॉर्टकट बनाने के लिए आप इन सब की जगह आप नियॉन कोर भी जो है ना यहाँ पे लिख सकते हो, जिस तरह मैंने नीचे जनरल फॉर्म में लिखा है। तो अगर जनरल फॉर्म में यहाँ पे नियॉन लिख दो तो ये इस तरह आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दे। फिर इसके बाद देख लो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एस है, और ये नीचे और पीरियड में जो है ना हमारे पास 3 4 5 6 7 तक होता जाएगा, तो उसके लिए इन आ जाएगा। और इसमें 1 भी है और 2 भी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1, 2 लिखा है। यहाँ इसी तरह पीरियड के लिए यहाँ पे इन की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट हो सकती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इन लगाया है, और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो ये हमारे पास 1 से लेके 6 तक आ सकता है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड नंबर 3 which is based on Aufbau principle, which is based on Pauli exclusion principle, which is based on Hund's rule. These principles are included in the electronic configuration of period number 3 elements. है एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम की। एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम का मतलब है द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम। एक एटम ने कितनी जगह घेर रखी है 3 डायमेंशनल स्पेस में, लेंथ वाइज, वेट वाइज और वॉल्यूम हाइट वाइज। तो इसकी बिना पे हमारे पास एक एटम ने जितनी जगह घेर रखी है या जितनी इसकी वॉल्यूम होती है उसको एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। इट इज मेजर्ड बाय टेकिंग रेडियाई ऑफ द बाउंडेड एटम्स। अब हम आमतौर पे कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस या हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। ये असल में जब हम मेजर करते हैं तो हम अकेले एटम की मेजरमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एटम सेपरेट फॉर्म में या फ्री स्टेट में मौजूद नहीं है। जितने भी एटम है इन्होंने जो है ना यहाँ पे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और ये अभी
जो है ना बॉन्डेड फॉर्म में है। तो अब इन्हीं बॉन्डेड फॉर्म की मदद से जो है ना हम एक एक एटम की रेडियस मालूम करते हैं। अगर कोवेलेंट बॉन्डेड हो एटम आपस में तो उसमें एक एटम की जो रेडियस होगी वो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होगी। अगर आयनिक बॉन्ड हो उनमें तो उनमें से एक एटम की जो रेडियस होगी वो आयनिक रेडियस होगी। इसी तरह अगर मेटालिक बॉन्ड हो उनमें और उनमें एक एटम की हम अगर रेडियस फाइंड करना चाहे तो उसको हम मेटालिक रेडियस कहेंगे। तो इसी तरह अगर हम वंडरवॉल की मालूम करना चाहे तो दो वंडरवॉल हमारे पास जो एटम होंगे उसको हम जब फ्रीज करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे और ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो दोनों जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तो एक न्यूक्लियस से दूसरी न्यूक्लियस तक जितना फासला होगा उसको हम 2 पे डिवाइड करके उसमें से एक की जो है ना हम रेडियस मालूम कर सकते हैं। सो वी कैन से इट इज मेजर्ड बाय टेकिंग रेडियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो हम जो है ना जो बॉन्डेड एटम है उनमें से एक की पैमाइश करते हैं और हम कहते हैं कि इस एटम की हमारे पास रेडियस ये इतनी है जो कि हमारे पास रेडियाई से निकलती है। तो इसमें कुछ अहम टर्मिनोलॉजीज आ जाती है जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक रेडियस और इसको जो है ना स्पेसिफिकली कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस इसको क्यों कहते हैं? कोवेलेंट रेडियस इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि दो एटम जब आपस में बॉन्डेड हो कोवेलेंट बॉन्ड से तो एक एटम और दूसरा एटम आपस में इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि वो आपस में इन कांटेक्ट होते हैं, इनका कांटेक्ट आपस में होता है। तो एक की न्यूक्लियस से दूसरे की न्यूक्लियस तक जितना फासला होता है इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दे मतलब हाफ पे डिवाइड कर दे तो ये जो हाफ आ जाता है ये असल में इस एक एटम का रेडियस होता है। तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई between two nuclei of the covalently bonded atoms means दो covalently bonded atoms के दरमियान में जितना फासला होगा उसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास एक एटम का जो हमारे पास रेडियस है वो आ जाता है। इसको हम एटम के लिहाज से अगर कहना चाहे तो एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, लेकिन असल में इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड जब होगा तो हम इसको खास तौर पे कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। और यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगी इसको कुल मिला के कोवेलेंट रेडियस तो हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस का प्लूरल होगा कोवेलेंट रेडियाई। तो इसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे। एक और डेफिनेशन से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं और जान सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स डिवाइडेड बाय 2। ये मैं कोवेलेंट रेडियस या एक एटम की रेडियस के बारे में बता रहा हूं कि अगर हम वो फासला जो कि एक एटम की न्यूक्लियस से दूसरे एटम की न्यूक्लियस तक हो वो ले ले और उसको 2 पे डिवाइड कर दे, उसको 2 पे डिवाइड कर दे तो इसमें से जो है ना हमारे पास एक एटम का अलग अलग जो एटम होंगे इनका हमारे पास रेडियस आ जाएगा। अगर इनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो तो ये हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होगा, इसको हम एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के बुनियाद पे अगर हम कहें ज्योमेट्री की बुनियाद पे तो हमारे पास किसी भी सर्कल को अगर हमने किसी भी सर्कल को तो हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कल है। एक सर्कल के इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक जितना फासला होता है वो हमारे पास असल में सेंटर से दोनों का जो फासला होगा वो इक्वल होगा। तो हमें जो मालूमात मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री से मिले हैं वो ये है कि सेंटर से यहां तक का सरफेस तक का जो फासला है वो है r और सरफेस से सेंटर से यहां तक सरफेस का जो फासला है वो है r और r मल्टीप्लाई बाय r को हम अगर देख ले ऐड कर ले, अगर हम r प्लस r को अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास ये बन जाता है 2r। तो 2r हमारे पास असल में फिर बराबर होता है d के d। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक r है और ये दूसरा r है क्योंकि ये दो एटम्स के रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि r प्लस r जो मैथमेटिक्स की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फिर d के बराबर है और d को हम कहते हैं कि ये डायमीटर है। तो देख लीजिए इधर इस हाइड्रोजन की न्यूक्लियस से सरफेस तक और फिर इस सरफेस से लेके यहाँ पे दूसरे हाइड्रोजन की न्यूक्लियस तक जितना फासला हमारे पास बनता है उसको हमने d के बराबर लिया है जिसको हम कह सकते हैं डायमीटर। और ये डायमीटर असल में यहाँ पे एटम के लिहाज में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस डायमीटर को एटम के तनाजुर में हम इसको कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई। तो ये असल में कोवेलेंट रेडियाई है। आम सर्कल में हम इसको डायमीटर कहते हैं जो कि दो रेडियस के बराबर होता है, लेकिन दो रेडियस जब आपस में एटम की मिल जाए तो उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कह सकते हैं। और कोवेलेंट रेडियाई को आम अल्फाज में बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। कोवेलेंट रेडियाई इज नथिंग बट द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स।
तो ये असल में d बराबर है हमारे पास बॉन्ड लेंथ के। अब अगर हम इस सारे फासले को 2 पे डिवाइड कर दे, जिस तरह हमने डिफिनीशन में बताया है कि अगर d को हम 2 पे डिवाइड कर दे तो इससे हमारे पास हर एक एटम का जो है ना हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो देख ले d/2 को अगर हम लिख लेना तो d को 2 पे तकसीम करना ऐसा होगा जैसे हम यहां से लेके यहां तक जो है ना ये फासला जो है ना मेजर कर रहे हैं, यहां वाला ये वाला फासला, ये वाला फासला तो हमारे पास एटम के रेडियस के बराबर है, तो इसको हम रेडियस का नाम देंगे और इसको हम कोवेलेंट रेडियाई से लेके कोवेलेंट रेडियस बना देंगे क्योंकि रेडियस सिंगुलर होता है। अब इस कोवेलेंट रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। तो असल जो बात हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की है वो ये है कि d/2 यहाँ पे एटम के तनाजुर में हम r कंसिडर करेंगे जो कि रेडियस के बराबर है, और हम ये लेंगे ना कि 2r असल में बराबर है हमारे पास d के, जो कि हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई उसको कहेंगे और उसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। तो सिंपल ये कि r हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है, d हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई है। ठीक है, तो इसके लिए या इसको समझने के लिए मैंने यहां पे एक मिसाल दिया है। जब हम H2 के मॉलिक्यूल को देख ले, H2 के मॉलिक्यूल, तो ये हमारे पास एक H2 का मॉलिक्यूल है, मैंने यहाँ पे H लिखा भी है ऑलरेडी। तो ये H2 का मॉलिक्यूल है, बॉन्डेड है। H2 के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब एक हाइड्रोजन की न्यूक्लियस से लेकर दूसरे हाइड्रोजन की न्यूक्लियस तक जितना फासला होगा इसको मैं d ऑफ H2 कहूंगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का डायमीटर है, मूवमेंट बॉन्ड लेंथ है। तो ये हमारे पास बराबर है 74 पेकोमीटर। पेकोमीटर इसको मैं बयान करने जा रहा हूं, तो ये पिकोमीटर के बराबर है। अब ये जो हमारे पास d है इसको अगर मैं r में कन्वर्ट करूंगा तो हमने तो कहा था कि r बराबर है d को 2 पे तकसीम कर दे, तो जो 74 है इसको 2 पे अगर हम तकसीम कर दे तो 74 डिवाइड बाय 2 हमारे पास जो r है रेडियस है एक हाइड्रोजन एटम का एक एक का, तो हमारे पास वो आ जाएगा 37 पेकोमीटर। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस भी हम इसको कह सकते हैं। अगर ये बॉन्डेड फॉर्म हो तो कोवेलेंट बॉन्डेड फॉर्म, तो हम इसको हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं। और इस 37 पिकोमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 37 पिको की वैल्यू हमारे पास प्रीफिक्सेस में है 10 पावर माइनस 12, तो इस पी की जगह अगर हम 10 पावर माइनस 12 लिख ले तो मीटर अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास डिस्टेंस होगी या फासला होगा या जो हमारे पास इसकी रेडियस की पैमाइश होगी वो होगी r of H2 is equal to 37 multiplied by 10 power minus 12 मीटर। अच्छा, यहां पे एक और मैं करेक्शन करना चाहूंगा, d असल में हमारे पास 2 का होता है लेकिन r हमारे पास 2 का नहीं होता, इस वजह से मैं यहां से ये 2 हटाऊंगा, यहां पे ये थोड़ी मिस्टेक हुई है। r हमारे पास H2 नहीं होगी क्योंकि r हमारे पास 1 का होता है, तो इस वजह से हम RH लेंगे, H2 नहीं लेंगे। d H2 होगा लेकिन r H होगा क्योंकि ये एक हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है रेडियस है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है या एटॉमिक रेडियस है, ये हम जब एटम बॉन्डेड होते हैं तो उनके कुल हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है उसको 2 पे डिवाइड करने से हम एक्सट्रैक्ट या हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जिस तरह हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम होते हैं उनका कोवेलेंट रेडियाई और कोवेलेंट रेडियस होता है, इसी तरह हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड जिनमें होता है ऐसे एटम, उनका जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ होता है उनका वो आयनिक रेडियाई होता है, और जो सिंगुलर होता है उसको हम आयनिक रेडियस कह सकते हैं। अगर हम इसका प्लूरल लेना चाहें तो ये आयनिक रेडियस है तो वो हमारे पास आयनिक रेडियाई होगा, आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई हमारे पास 2 आयंस के दरमियान में जितना फासला होगा वो हम आयनिक रेडियाई से तस्वर करेंगे उसको, लेकिन सिंगुलर का हम आयनिक रेडियस से मेजर करेंगे। तो ये किस चीज को कहते हैं, ये किस तरह हम मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ वन आयन टू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर आयन इज नोन एज आयनिक रेडियाई। अब चूंकि मैंने यहां पे जो है ना एक एटम लिया है, मैं इस पे थोड़े आयंस की निशानदेही करना चाहूंगा। लेट्स सपोज ये है हमारे पास केटाइन और ये हमारे पास है एनाइन। तो एक केटाइन के हमारे पास न्यूक्लियस से एनाइन की न्यूक्लियस तक जितना फासला होगा वो भी डी ही होगा, लेकिन ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड है तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आयनिक रेडियाई है। मैंने ऊपर ये वाला किस्सा सुना दिया है कि जो हमारे पास रेडियाई है उसको हम रेडियाई कह सकते हैं, प्लूरल है। तो डी हमारे पास है आयनिक डी जो हमारे पास है वो असल में ए का जो रेडियस है और बी का जो रेडियस है इन दोनों के सम के बराबर है। अब यहां पे सम क्यों आ गया है?
जो हमारे पास कोवेलेंट है और जो मैंने यहाँ पे मिसाल दिया है वो तो दोनों का जो है ना हमारे पास इक्वल डिस्टेंस था। इस वजह से अगर आप एक का मालूम करना चाहे तो सीधा d को 2 पे डिवाइड कर दे। लेकिन आयनिक कंपाउंड में या आयनिक जो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं इसमें केटाइन और एनाइन का जो साइज होगा वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। तो इस बी में जो है या हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है इसमें ए का अपना हिस्सा होगा और बी का अपना हिस्सा होगा, या हम कह सकते हैं ए का आर बी के आर से हमारे पास डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पे जो डी होगा उसको हम इस तरह फाइंड नहीं कर सकते कि मतलब 2r या हम उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दे। इसको मालूम करने के लिए हम जो r a की होगी उसको जमा करेंगे r b के साथ, हमारे पास जो d होगा वो हमारे पास निकल आ जाएगा और ये d हमारे पास आयनिक रेडियाई के बराबर होगा जो कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगा। अब अगर हम सिर्फ एक केटाइन की मालूम करना चाहे तो किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो हमने जो है ना यहाँ पे आर ए लेना है और डी से आर बी की वैल्यू जो है ना ये माइनस करनी है, तो हमारे पास जो है ना आर ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम जो है ना आर बी रेडियस ऑफ ए नाइन मालूम करना चाहे तो हम किस तरह मालूम करेंगे? हमारे पास आर बी की वैल्यू होगी और इसको जो है ना हम डी से जब आर ए की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना आर बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस किस्म की कैलकुलेशन की मदद से हम आयनिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। ये डी हमारे पास आयनिक रेडियाई होगा और इसमें आर ए और आर बी जो है ना अलग अलग ये हमारे पास आयनिक रेडियस होंगे। केटाइन का अलग होगा और एनाइन का अलग होगा। अच्छा, यहां पे कुछ मिसालें मैंने दी है आयनिक रेडियस को समझने के लिए। आयन्स हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, एक हमारे पास एनाइन होता है केटाइन और दूसरा हमारे पास एनाइन हो सकता है। तो हमेशा के लिए याद रख ले, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज, इसको मैं थोड़ा सही कर लूं, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहां पे, तो वो अपने पेरेंट एटम के साइज से जो केटाइन का साइज होगा उसका साइज छोटा होगा। देख ले इधर, इसका जो साइज है वो है 186 पिकोमीटर और इसका जो साइज है वो है 102 पिकोमीटर, मतलब 102 पिकोमीटर। तो 102 पिकोमीटर हमारे पास कम है और 186 पिकोमीटर हमारे पास बड़ा साइज है। तो जो हमारे पास केटाइन का साइज होगा वो हमारे पास न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा और वो साइज में अपने पेरेंट जो एटम है उससे छोटा होगा। तो ये हमारे पास सोडियम का जो हमारे पास रेडियस है, आयनिक रेडियस, केटाइनिक रेडियस, वो है हमारे पास 102 पिकोमीटर। अब जब हम यहां पे देख ले तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन करने पे जो है ना यहां पर हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे न्यूक्लियस का होल्ड लूज होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड से थोड़े जो है ना लूज हो जाएंगे, एटम का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जो क्लोरीन पेरेंट एटम है उसका जो हमारे पास रेडियस है वो 99 पिकोमीटर है और जो हमारे पास एनाइन रेडियस बन चुका है यहाँ पे, तो एनाइन का रेडियस जो होगा वो अपने पेरेंट एटम के रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इस एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो चुका होगा। तो इस वजह से यहाँ पे पेरेंट एटम का रेडियस 99 पिकोमीटर और एनाइनिक रेडियस जो होगा वो हमारे पास है 181 पिकोमीटर। तो अगर हम देख ले यहां पे तो हमारे पास सोडियम का जो हमारे पास केटाइनिक रेडियस है वो 99 पिकोमीटर है और क्लोरीन या क्लोराइड का जो हमारे पास रेडियस है वो है हमारे पास 181 पिकोमीटर। तो हमारे पास जब NaCl बनता है तो Na और Cl आपस में कांटेक्ट में होते हैं, तो इसका D या हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ या हम कह सकते हैं आयनिक रेडियाई, प्लूरल का मैं कह रहा हूं, तो D आयनिक रेडियाई वो हमारे पास बराबर होगा सोडियम के रेडियस के और सोडियम आयन की रेडियस के और क्लोराइड आयन की रेडियस के सम के। तो इसमें हमारे पास बराबर होगा रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन। तो हमारे पास 99 पिकोमीटर सोडियम का प्लस 181 पिकोमीटर क्लोराइड आयन का, तो हमारे पास ओवरऑल 280 पिकोमीटर आ जाएगा जो कि हमारे पास आयनिक रेडियाई होगा, या हम उसको कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयंस। और इसकी वजह से हमारे पास फिर फॉर्मूला यूनिट बन जाता है और फिर वो सारे मिलकर हमारे पास आयनिक कंपाउंड बना देंगे। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल हुए हैं, पेकोमीटर या कैलकुलेशन के लिए जो मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास रेडियस है इसको मेजर करने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। असल जो हमारे पास डिस्टेंस की मेजरमेंट होती है, किसी फासले की पैमाइश होती है, वो हम मीटर में कर सकते हैं, लेकिन ये काफी कम पैमाइश है। एटम के लेवल पे जो है ना हम पैमाइश कर रहे हैं
मेजरमेंट कर रहा है। तो इस वजह से हम मीटर को जो है ना बहुत कम लेवल तक ले जाएंगे। जब कम लेवल तक ले जाएंगे तो हमारे पास ये 10 पावर माइनस 9 तक जाएगा, और 10 पावर माइनस 9 अगर हम प्रीफिक्सेस में देख ले तो इसको हम नैनो कहते हैं। तो हमारे पास एटम का जो पैमाइश होगा वो हमारे पास नैनोमीटर में हो सकता है, 10 पावर माइनस 9 मीटर, या 10 पावर माइनस 12 मीटर में हो सकता है, जिसको हम पिकोमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पे देख ले 37 पिकोमीटर, या 37 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12, पिको की जगह 10 पावर माइनस 12 हम ले सकते हैं, तो इसको पिकोमीटर कहते हैं। और एक और यूनिट भी है जिसको हम कह सकते हैं एंगस्ट्रम, कुछ लोग इसको आंगस्ट्रम भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो आंगस्ट्रम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट से। तो हमारे पास 1 एंगस्ट्रम जो है हमारे पास बराबर है 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर के, या हम कह सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रम हमारे पास बराबर है 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर के। तो हम मुख्तलिफ किस्म की यूनिट किसी भी एटम की रेडियस को, कोवेलेंट रेडियाई को, कोवेलेंट रेडियस को, आयनिक रेडियाई को, या जितने भी हमारे पास मेटालिक या वंडर वॉल रेडियाई या रेडियस बनते हैं, इसको मेजर करने के लिए हम ये डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे पास इसकी कैलकुलेशन अगर छोटी लेवल पे भी हो और वो हम मेजर ना भी कर सकते हो, वो सही से आ जाए। थैंक यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।